जय हिंद, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लेकर आ गए हैं हमारा हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिस्ट्री चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिस चैप्टर 2 का नाम है मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे हिस्ट्री का चैप्टर 2 का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए बिना देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला ऑब्जेक्टिव है, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। यानी कि जो मगध साम्राज्य था उसकी सबसे पुरानी राजधानी यानी कि प्राचीन राजधानी कौन सी थी। तो मगध की जो सबसे पहली राजधानी बनी थी वो थी राजगिरी, जिसको राजगीर भी कहा जाता है। ठीक है, राजगीर। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी। और राजगिरी को राजगीर भी कहा जाता है। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव का सही आंसर है कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी, तो वो है राजगिरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिका किसकी रचना है। यानी कि जो इंडिका नामक किताब है यह किसकी रचना है। इंडिका नामक जो किताब है ये किसके द्वारा रचना की गई थी। तो ये रचना है मेगास्थनीज की। ठीक है, ये इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। यानी गुप्त काल में ऐसे कौन से शासक हुए थे जिसको लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। उन्होंने लिच्छवी नामक गणतंत्र को दोहित्र बताए थे, इसलिए उनको लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। ठीक है, तो लिच्छवी दोहित्र किस गुप्त शासक को कहा जाता है, तो वो गुप्त शासक है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, यह तथ्य है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त की जो तुलना है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेपोलियन कहाँ से का शासक था, तो नेपोलियन फ्रांस का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था। यानी कि मगध जो साम्राज्य था वो मगध साम्राज्य की सबसे प्राचीन राजवंश यानी सबसे पुराना वंश वहाँ कौन सा वो था, जो सबसे पहले राज किया था, वो सबसे पुराना राजवंश कौन सा था। तो मगध में जो प्राचीनतम राजवंश था वो था हर्यक वंश। वहाँ सबसे प्रथम हर्यक वंश की स्थापना हुई थी 544 ईसा पूर्व में। ठीक है, 544 ईसा पूर्व में सबसे पहले कौन सा राजवंश था, तो वो था हर्यक राजवंश। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन सा था, तो हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, धम्म की शुरुआत किसने की थी। यानी कि युद्ध विजय के स्थान पर धम्म विजय की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो इसकी शुरुआत की थी अशोक ने। ठीक है, अशोक जब युद्ध करके आया था तो उन्होंने देखा कि उस युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए थे, इसलिए उन्होंने युद्ध विजय के आधार पर धम्म विजय यानी कि धम्म विजय को लाया था। किसने, तो अशोक ने। तो धम्म की शुरुआत किसने की थी, तो धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की गई थी? यानी कि समुद्रगुप्त की तुलना, जो मैंने अभी आपको बताया था कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की गई थी? तो यूरोप महादेश में ऐसा कौन सा शासक था जिसकी तुलना समुद्रगुप्त से की गई थी? तो वो था नेपोलियन। नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? यानी कि जो मगध में जो मौर्य वंश का स्थापना हुई थी, इसकी संस्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो मौर्य वंश की जिसने स्थापना की थी वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त की जो मृत्यु हुई थी, वह चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी उपासना के कारण। वो उपास रहते थे, उपास में थे, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये मृत्यु इनकी हुई थी श्रवण बेलगोला में, जो कि अभी कर्नाटक नाम से जाना जाता है। ठीक है, कर्नाटक, श्रवण बेलगोला। ठीक है, तो चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी श्रवण बेलगोला में। सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? यानी कि जो मौर्य वंश के स्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, वह किस धर्म को मानने वाले थे? वो किस धर्म में विश्वास रखते थे? तो जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये जैन धर्म में विश्वास रखते थे। ठीक है, ये जैन धर्म के थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? यानी कि मौर्य वंश में जो अंतिम शासक हुआ था, वो मौर्य वंश में अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश में अंतिम शासक था बृहद्रथ। बृहद्रथ। ठीक है, और मौर्य वंश में कितने शासक हुए थे? तो मौर्य वंश में 9 शासक हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? इनकी मौर्य काल में जो टकसाल होता है, टकसाल मतलब होता है कि जो भी टैक्स का पैसा आता है उस समय जो कर निर्धारित करते थे, उसका अध्यक्ष होता था। तो टकसाल का मतलब क्या होता है कि राजस्व का अध्यक्ष। राजस्व का अध्यक्ष कौन था? यानी कि राजस्व मतलब होता है टैक्स, यानी कि कर। तो जो मौर्य काल में जो टकसाल हुआ करता था, उसका प्रधान कौन था? उसका अध्यक्ष कौन था? तो मौर्य काल में उसका प्रधान था लक्षणाध्यक्ष। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर है। तो मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो ये था लक्षणाध्यक्ष। ठीक है, लक्षणाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? यानी कि जो मौर्य वंश थी, वो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी, तो जो मौर्य वंश की राजधानी थी, वो थी मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश के जितने भी लोग थे, वो पाटलिपुत्र अपना राजधानी बनाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? यानी कि जो मौर्य काल में उनका कलिंग राज्य था, वो किसी साम्राज्य का छोटा छोटा राज्य होता है। तो मौर्यकालीन जो कलिंग राज्य था, वो कहाँ स्थित था? वो अभी भारत के किस राज्य में स्थित है? इसके लिए हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश। तो मौर्यकालीन कलिंग राज्य था,
वह उस समय उड़ीसा में था। ठीक है, वो अभी उड़ीसा राज्य में है, कलिंग। ठीक है, तो मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? तो वह था उड़ीसा में। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? यानी कि वो कौन से राजा थे जिन्होंने अपने पैसे से सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी? यानी कि सुदर्शन झील था जो कि उस समय खेतों में सिंचाई के लिए वहाँ से नहर निकाला गया था, तो उस झील की मरम्मत किसने करवाई थी? किस किस राजा ने करवाई थी? तो वह राजा थे रुद्रदामन। रुद्रदामन वे राजा थे जिन्होंने अपने स्वयं स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। ठीक है, तो इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो वो थे रुद्रदामन। सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास की, मौर्य काल में यानी जो मौर्य वंश था उनके काल में ब्राह्मणदेय यानी कि जो ब्राह्मण को देने वाला दान होता था वह क्या था? ब्राह्मण को क्या दान दिया जाता था? इसके लिए विकल्प है पशुदान, धन दान, भूमि दान या फिर कृषि दान। तो मौर्य काल में जो ब्राह्मणदेय था वो था भूमि दान। ठीक है, उस समय भूमि दान किया जाता था। मौर्य काल में ब्राह्मणदेय ब्राह्मण को देने वाला दान। ब्राह्मण को दान, ब्राह्मणदेय का मतलब होता है ब्राह्मण को देने वाला दान। वो दान क्या था? वो था भूमि दान। ब्राह्मण को उस समय भूमि दान दिया जाता था। मौर्य काल में ब्राह्मणदेय था भूमि दान। ओके, सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? यानी कि जो हमारे अशोक अशोक थे मौर्य वंश के तीसरे शासक, उनका व्यक्तिगत धर्म क्या था? वो व्यक्तिगत रूप से सक्षम होकर किस धर्म को मानते थे? तो अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म था वो था अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे। और अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, 84,000 स्तूप बनवाए थे उन्होंने। तो अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो वो था बौद्ध धर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? तो जो अशोक थे, अशोक की बेटे का नाम है महेंद्र और बेटी का नाम है संघमित्रा। इसको प्रचार के लिए किस देश में भेजा? अशोक ने धर्म प्रचार के लिए संघमित्रा और महेंद्र को किस देश में भेजा था? तो ये भेजे थे सिंहल द्वीप में। ठीक है, सिंहल द्वीप को अभी श्रीलंका कहा जाता है। ठीक है, सिंहल द्वीप मतलब श्रीलंका, और श्रीलंका का पूरा नाम क्या है? तो ये है सिंहल द्वीप। तो इसको फिर से देखते हैं एक बार, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को प्रचार के लिए किस देश में भेजा? तो वो है सिंघल द्वीप। सिंघल द्वीप को अभी श्रीलंका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अशोक जो थे वो मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। ठीक है, तो देखते हैं एक बार मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश के जो पहले शासक थे वो पहले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन से थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और दूसरे शासक थे बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार। और तीसरे शासक थे अशोक। ठीक है, तो अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश के शासक थे।
और मौर्य वंश का पहला शासक कौन था? तो मौर्य वंश का पहला शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और दूसरे शासक थे बिंदुसार, और तीसरे शासक थे अशोक। तो आपके एग्जाम में यह भी रह सकता है कि मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था? तो वो थे अशोक। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? यानी कि जो प्रयाग प्रशस्ति है, जो हरिसेन की पुस्तक है, जो हरिसेन जिन्होंने लिखा था, इसमें किस गुप्त शासक का संबंध लिखा गया है? तो इसमें जो जिस गुप्त शासक के बारे में लिखा गया है वो गुप्त शासक है समुद्रगुप्त। ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी, यानी कि जो हमारे देश भारत है, वो भारत में सबसे प्राचीन लिपि, सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? तो हमारे देश में सबसे पुरानी लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। ठीक है। भारत की सबसे पुरानी लिपि क्या है? तो वो है ब्राह्मी लिपि। बी हमारा राइट आंसर है। भारत की सबसे प्राचीन लिपि थी, ये थी हमारी ब्राह्मी लिपि। ठीक है। बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, उसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? यानी कि जो किसने लिखा है कि वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न है, यह बात किन्होंने लिखी है? तो ये बात लिखी थी कौटिल्य ने। कौटिल्य ने कहा था कि वास्तविक सुकर्म, मतलब वास्तव में अच्छा कर्म वह है जिससे प्रजा यानी कि जनता सुखी तथा प्रसन्न रहे। ठीक है। तो ये बात कहा था कौटिल्य ने। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थे, यानी कि जो कलिंग राज्य उड़ीसा में था उस समय, अभी उड़ीसा में है, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का काल है, उस काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो कलिंग की राजधानी थी तोसली। ठीक है। कलिंग की राजधानी तोसली थी। तो कहीं कहीं तोसली की जगह तोसाली भी हो सकता है। ठीक है। तो कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो कलिंग की राजधानी तोसाली थी। सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? यानी कि जो आर्यभट्ट थे ये कहाँ के रहने वाले थे? तो आप सब जानते हैं आर्यभट्ट पटना के रहने वाले थे। ठीक है। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो आर्यभट्ट पटना का वासी था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? यानी कि जो द्वितीय यानी कि दूसरे चरण में जो नगरीकरण किया गया था, इसके नगर को क्या कहा जाता है? तो इसके नगर को देखिए, पहला जो नगरीकरण किया गया था उसमें क्या किया था कि उसमें लोहा का अभाव था, उसमें लोहा नहीं था, उसमें सिर्फ कांसा से काम चलाया जाता था। तो जो दूसरे चरण में नगरीकरण किया गया था, दूसरे चरण में, उसमें उसको कहा जाता है लोहयुगीन नगरीकरण, क्योंकि उसमें लोहे का आविष्कार हो चुका था। तो दूसरे नगरीकरण को कहा जाता है लोहयुगीन नगरीकरण। ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को लोहयुगीन नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी?
पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? जो पाटलिपुत्र थी इसको सर्वप्रथम किस राजा ने अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले उदयन ने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम उदयन ने अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो जो मेगास्थनीज है जिसने इंडिका नामक किताब लिखी है, ये मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो जो मेगास्थनीज था वो सीधा सीधा इसमें पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज किस देश का था? तो मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस से आया था। ठीक है, वो कहाँ से आया था? तो सेल्यूकस से आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस से आया था। सेल्यूकस यूनान में देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? यानी कि अशोक द्वारा जो कलिंग युद्ध किया गया था उसका वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन जो है वो 13वें अभिलेख में किया गया है। ठीक है, अशोक के 13वें अभिलेख में किया गया है कलिंग युद्ध का वर्णन। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान, यानी कि जो चीन से यात्री फाहियान आया था, ये किस शासक के काल में आया था? कौन से शासक के काल में आया था? जो चीनी यात्री जो फाहियान था यह चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रम आदित्य के काल में आया जाता है, और विक्रम आदित्य का दूसरा नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है विक्रम आदित्य को। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि दूसरा या फिर विक्रम आदित्य। तो चीनी यात्री जो फाहियान था ये विक्रम आदित्य के काल में भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में भारत आया था? तो जो मेगास्थनीज जो सेल्यूकस का था वो किस भारतीय शासक के दरबार में भारत आया था? तो जो मेगास्थनीज था वो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। ठीक है, और मेगास्थनीज कहाँ से आया था? तो ये सेल्यूकस से आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? यानी कि कौन सा अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? सती प्रथा का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि जब उसका पति मर जाता है तो पत्नी को जिंदा जला दिया जाता है, इसी को सती प्रथा कहा जाता है। तो सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो सती प्रथा का उल्लेख मध्य प्रदेश के एरन अभिलेख में मिलता है। ठीक है, एरन अभिलेख में मिलता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बी हमारा राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? जो चाणक्य थे जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है, ये किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किए थे? यानी कि चाणक्य कहाँ पढ़ाई किए थे अपना? तो चाणक्य जो पढ़ाई किए थे ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में अपना पढ़ाई किए थे। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किए थे? तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में किए थे। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जो गुप्त संवत होता है ये सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो जो गुप्त शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने में गुप्त संवत किया था। ठीक है, गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ये 319 नहीं, गलत हो गया, यहाँ ये नहीं होना चाहिए था।
ये ठीक है। 319 से 20 ईस्वी में इन्होंने गुप्त संवत किया गया था 319 से 20 ईस्वी में, ठीक है, 319 से 20 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी, यानी कि जो विश्व में सबसे पहले धातु पाई जाती है वो कौन सी धातु पाई गई थी? संपूर्ण विश्व में सर्वप्रथम कौन सी धातु पाई गई थी? तो आप सब जानते हैं कि जो सबसे पहले पाई गई थी वो सबसे पहले तांबा धातु पाई गई थी, ठीक है, सबसे पहले तांबा धातु पाई गई थी पूरे विश्व में। फिर तांबा के बाद लोहा आया, ठीक है, लेकिन सबसे पहले तांबा आया था, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु तांबा है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन यानी कि पुरानी नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक कौन थे? तो प्राचीन विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक थे। इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है? यानी कि हमारे जो भारत का इतना बड़ा इतिहास है वो इतिहास का कौन सा काल है जो स्वर्ण काल, स्वर्ण मतलब होता है सोने, जो सोने का काल कहा जाता है, सोने का समय कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या फिर अंग्रेजों का काल। तो जो भारत का जो सोने का काल कहा जाता है वो कहा जाता है गुप्त काल को। तो भारत इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो ये कहा जाता है गुप्त काल, क्योंकि गुप्त काल में व्यापार वगैरह अपने चरम सीमा पर थी और और पूरी दुनिया का सोना चांदी हीरा मोती हमारे भारत में आ रहा था, ठीक है। तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है? तो गुप्त काल। और गुप्त काल में क्या हुआ था कि व्यापार वगैरह सब कुछ अपने चरम सीमा पर थी और हमारे यहाँ से जो कच्चे माल उत्पादन होते थे वो पूरे विश्व में जाया करती थी और उसके बदले वहाँ से हमें सोना चांदी मिलता था, ठीक है। इसलिए पूरे दुनिया का सोना चांदी हमारे भारत में इकट्ठा हो गया था और इसी वजह से हमारे पास हमें लूटने अंग्रेज आए थे, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है, तो वो है गुप्त काल, ठीक है, गुप्त काल। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? यानी कि जो अर्थशास्त्र जिसे चाणक्य ने लिखा है इसमें कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो इसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित था। तो जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित था वो कहाँ अवस्थित था? क्या वो गुजरात में था, केरल में था, बंगाल में था या फिर महाराष्ट्र में था? तो जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है वो बंगाल में था, ठीक है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, यानी कि जो हमारे नालंदा विश्वविद्यालय हैं जिसके संस्थापक कुमार गुप्त थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे हुएनसांग, ठीक है, ये चीन से आए थे हमारे यहाँ पढ़ाई करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? यानी कि गुप्त काल में ऐसा कौन से शासक हुए थे तो जिनको उनके ही सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? वो शासक थे समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त को गुप्त शासन काल में उनको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत से
प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। यानी कि जो हमारा भारत है, ये हमारा भारत का नक्शा कुछ इस तरह का है, माफ़ कीजिए सही नहीं हुआ है। तो हमारे जो भारत का है उत्तर पश्चिम भाग, ये वाला भाग जहाँ भी पाकिस्तान है, भारत से यहाँ से जो हमें अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है, इस अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग से जो पाया जाता है, इसमें खरोष्ठी लिपि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, खरोष्ठी लिपि का उपयोग। और खरोष्ठी लिपि क्या होता है? जो खरोष्ठी लिपि वह होती है जिसे इस तरफ से शुरू करके यहाँ इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, और हमारी जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि इधर से शुरू होती है। ठीक है, और खरोष्ठी लिपि इस तरफ से शुरू होती है। ठीक है, तो खरोष्ठी लिपि ये होती है और ब्राह्मी लिपि ये इस तरफ से लिखी जाती है। ठीक है, तो जो उत्तर पश्चिम भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो 41 का हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग जो इस ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, तो इस ऑब्जेक्टिव अपने कॉपी पर नोट जरूर करें। ठीक है, और नोट करके रिवीजन जरूर करें, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा रिवीजन जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? यानी कि जो अशोक हमारा शासक था, मौर्य वंश का तीसरा शासक, इसके कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के हमारे पास 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? यानी कि जो अशोक जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अलग अलग देशों में प्रचार करने वाले भेजे थे, वो बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? तो बौद्ध धर्म को कहाँ प्रचलित हुआ? ठीक है, तो बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ था, वो श्रीलंका में प्रचलित हुआ। अगला क्वेश्चन है, जीवक ने वैदिक शिक्षा कहाँ से पाई? तो जीवक जो हर एक वंश के शासक में वैद्य था, यानी कि जो डॉक्टर था, वो वैदिक शिक्षा कहाँ से पाई थी उन्होंने? तो वो पाए थे तक्षशिला से। ठीक है, जीवक ने वैदिक शिक्षा तक्षशिला से पाई थी। ठीक है, अगला है कि जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो जीवक जो कि वैद्य था, ये कहाँ का रहने वाला था? तो ये राजगृह का रहने वाला था। ठीक है, और राजगृह को राजगीर भी कहा जाता है। ठीक है, तो जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो ये राजगीर का रहने वाला था, राजगीर को राजगीर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवक की ख्याति किस रूप में की थी? तो जीवक की ख्याति किस रूप में की थी? तो जीवक क्या था? जीवक वैद्य रूप में हो, वैद्य के रूप में, तो जीवक वैद्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? तो जो अंग राज्य था मगध साम्राज्य का, वह आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? तो ये आधुनिक बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित था। ठीक, अंग राज्य आधुनिक बिहार के भागलपुर में अवस्थित था। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो जो बिंबिसार है, इसका संबंध किस वंश से था? तो बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक भी था और हर्यक वंश का पहला शासक था। ठीक है, हर्यक वंश का पहला शासक था बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रथमूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? तो जो उस समय रथमूसल आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? तो मगध जनपद में इस हथियार का
सबसे पहले प्रयोग किया गया था। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था वो किस राज्य में स्थित था उस समय? तो जो तक्षशिला था वो गांधार राज्य में था। ठीक है, तक्षशिला गांधार राज्य में था। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? जो सेल्यूकस था, सेल्यूकस, वो अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य से किया था अपनी बेटी का विवाह। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो सेल्यूकस को हरा दिया था। इसके बदले में उन्होंने सेल्यूकस से संधि करके अब उसकी बेटी से विवाह कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? पाटलिपुत्र नदी की स्थापना, तो जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी वो गंगा, सोन और पुनपुन नदी, तीनों नदियों के संगम पर की गई थी। तो इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा इन सभी के संगम पर। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कालिदास, यानी कि जो कालिदास लेखक थे वो किसके समकालीन थे? किसके बराबर के काल में थे? समकालीन का मतलब होता है कि जब मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो आप उस समय कहीं खेल कूद रहे होंगे, तो ये समकालीन हो गया। ठीक है, ये समकालीन हो गया। तो कालिदास जिस समय लेखक थे उस समय कौन व्यक्ति शासक थे? ठीक है, तो उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो शासक था और कालिदास लेखक थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप क्या कीजिए कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के कमेंट में पिन कर दे और टाइप कर दे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।